नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना के मामले अब काफी हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद कोई और लहर आएगी या नहीं, इसे लेकर अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अब ऐसे में आने वाले समय के लिए हम किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और इससे लेकर बहुत सारी रिसर्च भी की जा चुकी है और अभी की भी जा रही है। क्या अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका सामने आया है जिसके जरिए निश्चित तौर पर ये अनुमान लगाया जा सके या कहा जा सके कि अब आगे कोई और लहर आएगी या नहीं? जो कोरोना वायरस है, ये इसको आरएनए वायरस भी कहते हैं। वायरस का जो मूल एक स्ट्रक्चर है, या तो डीएनए का होता है या आरएनए का होता है। और आरएनए वाले जो वायरसेस होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपना रूप बदलते रहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा पिछले 2 साल में कम से कम 4 या 5 बार एक महत्वपूर्ण चेंजेस आए वायरस के अंदर, जिसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं। कहीं पे दुनिया के किसी क्षेत्र में कुछ वेरिएंट्स का ज़्यादा प्रभाव रहा, कहीं कम रहा, लेकिन कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसा फैले, और उसमें ख़ास तौर पे डेल्टा वेरिएंट जो शुरुआत में पहले डिस्क्राइब भारत में हुआ था और पूरी दुनिया में फैला। और अभी सबसे जो निकट भूतकाल में जो देखा गया था ओमिक्रॉन के बारे में, जो साउथ अफ्रीका में नवंबर में मिला और उसके बाद बहुत तेज़ी से सारी दुनिया में फैल गया। भारत में भी ये दिसंबर में आ गया था और जनवरी की 20-21 तारीख को 3.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, और उसके बाद बड़ी तेज़ी से आकर के अब 5,000 के केसेस के आसपास हैं। तो ये एक लहर की तरह पूरा का पूरा जो हमारे महामारी है वो लहर की तरह चल रही है। और वायरस क्योंकि रूप बदल सकता है, इसलिए इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहेगा कि अब ये किस दिशा में जाएगा। एक चीज़ विशेष तौर पे ओमिक्रॉन के बारे में रही कि इसमें पहले कुछ थोड़े से ही जगह पर वायरस में चेंजेस, वायरस की बनावट में चेंजेस होते थे, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन में 50 जगह पे चेंजेस आए। तो अब आने वाले समय में किस तरह के चेंजेस होंगे, वो वायरस कितना इन्फेक्शियस होगा या संक्रमण कितनी तेज़ी से कर सकता है और गंभीर संक्रमण कितना करेगा, इस बारे में अभी कहना मुमकिन नहीं है। लोगों इवन जो बायोलॉजी करते हैं वायरस की, उनके लिए भी कहना मुश्किल है। जी। तो लेकिन जो पिछले 2 साल का इतिहास है उसको देखते हैं, तो हम देखते हैं 5वें, 6ठे महीने, 7वें महीने वायरस का एक नया रूप आने की संभावना रहती है दुनिया के किसी कोने में। हम शुरू में देखें तो वुहान का जो ओरिजिनल वायरस था, उसके बाद ब्रिटेन में अल्फा हुआ, साउथ अफ्रीका में बीटा आया, कहीं गामा आया, फिर यहाँ डेल्टा फरवरी में हुआ, और फिर फरवरी के बाद हमें लगा कि अक्टूबर नवंबर तक कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन फिर देखते हैं ओमिक्रॉन हो गया। तो जो हमें इतिहास, पिछले 2 साल के इतिहास में सीखा है, तो ऐसा कहना कि आगे क्या होगा और किस समय होगा और किस प्रकार का वायरस या वेरिएंट आएगा, ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। जी। और इसलिए अगले 5-6 महीने हमको उतनी ही सावधानी बरतनी है जितनी कि अभी तक हम लोगों ने संयम दिखाया और सावधानी बरती है, नहीं तो फिर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। डॉक्टर साहब, अगर अगर अभी हम बात करें तो वैक्सीन की अगर हम बात करें तो जो प्रिकॉशनरी डोज है वो हेल्थ वर्कर्स को और जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको लगाई जा रही है। क्या आने वाले समय में सभी को प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है?
सबसे पहला सवाल है कि हम प्रिकॉशनरी डोज क्यों दे रहे हैं? किस तरह का लाभ होगा उसका? और जो वेरिएंट इस समय सर्कुलेट कर रहे हैं उनके प्रति ये वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है? तो पूरी दुनिया का जो अनुभव है और हमारा अपना भारत का जो अनुभव है, उसके अनुसार जो वैक्सीन हम लोगों ने दी, ज़्यादातर लोगों को या तो कोविशील्ड मिली है या कोवैक्सीन, उसकी वजह से संक्रमण के प्रसार में तो इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ हुआ कि अस्पताल में दाखिल होने की संभावना और मृत्यु की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। मृत्यु की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। 60 साल से ऊपर ज़्यादा जो लोग हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उस समय हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये प्रिकॉशन डोज़ का जो प्रोविज़न किया गया है, उसका मेन मकसद जो है कि हमारी जो चारों तरफ प्रतिरोधक क्षमता का आवरण है, उसको थोड़ा और मज़बूत किया जा सके। अभी तक जितनी भी वैक्सीन है दुनिया में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिला करके, उसके अलावा जो एमआरएनए की वैक्सीन्स हैं और दुनिया के बाकी हिस्से में जो दूसरी वैक्सीन्स इस समय दी जा रही हैं, उनमें से किसी का भी ओमिक्रॉन पे विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता एंटीबॉडी के मामले में देखते हुए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन मिली हुई है, उनमें गंभीर बीमारी और मृत्यु होने की संभावना नहीं होती है। तो वैक्सीन लगवाना तो ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ सौभाग्य से ज़्यादातर लोगों ने वयस्कों में करीब 97% को 1 डोज़ मिल चुकी है और 80-82% को 2 डोज़ेज़ भी मिल चुकी हैं और इसी वजह से ओमिक्रॉन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जी। लेकिन हम सबको प्रिकॉशन डोज़ या बूस्टर डोज़ लेनी है कि नहीं लेनी है, इस बारे में वैज्ञानिक शोध हमारे देश में चल रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में उनके परिणाम आने शुरू हो जाएँगे और उसके आधार पर, एक वैज्ञानिक आधार पर आगे का निर्णय लेने का सोचा हुआ है। जी, तो डॉक्टर साहब क्या ऐसा भी संभव है कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा जिसमें जैसे नियमित तौर पर जो बच्चों या बड़ों को टीके दिए जाते हैं उनमें उसमें भी क्या कोरोना वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है? देखिए पिछले साल भर का जो अनुभव है उसके हिसाब से अब ये सारी की लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, कार्यक्रम को चलाने के हिसाब से ये सब मुमकिन है। अब ये एक बहुत बड़ा अनुभव रहा दुनिया में इतने लोगों को, लगभग 100 करोड़ लोगों को यहाँ पर टीका लग चुका है हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ी एक अनुभव का भी समय रहा है पिछला। तो इसको जो नियमित टीकाकरण है, उस कार्यक्रम में कोविड का टीका लाने में कोई तकलीफ नहीं है हुँ, और किसी भी उम्र में दिया जा सकता है। अब रहा ज़रूरत है कि नहीं कोविड का टीका नियमित टीकाकरण में लाने के लिए, उसको क्या हर साल लगाना पड़ेगा, किसको लगाना पड़ेगा और उसका मकसद क्या होगा? हुँ, ये भी अभी उतना इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। हमें कम से कम 6-8 महीने या यूँ कहिए कि 2022 जो है इन बहुत सारे इन सवालों का जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है। हुँ। तो लेकिन फ़िलहाल ऐसा किसी भी देश में और हमारे देश में भी ऐसा कोई सोच नहीं है। जी। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया कि ये जो वायरस है ये लगातार म्यूटेट होता रहता है। तो क्या आने वाले समय में अगर मान लेते हैं कि कोई नया वेरिएंट आता है तो अभी जो वैक्सीन मौजूद हैं, क्या ये उस पर कारगर होंगी? तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो कोई नया वेरिएंट आएगा तो मैं पकड़ूँगा कैसे उसको? तो सारी दुनिया में और हमारे देश में दुनिया के सबसे अच्छे सर्वेलेंस सिस्टम है, जीनोमिक सर्वेलेंस। इसको इंसाकॉग नेटवर्क कहते हैं और पूरे देश में लगभग 52 लैबोरेटरीज़ हैं जो रेगुलर मतलब दैनिक तौर पे और हर हफ्ते एक नियत संख्या में मरीज़ों के से सैंपल इकट्ठे करते हैं और उनकी जीनोमिक जाँच होती है। एक तो आरटी-पीसीआर होता है, हुँ, आरटी-पीसीआर से हमें नहीं पता चलता कि कोई वेरिएंट कौन-सा है या कोई नया वेरिएंट आया है। लेकिन स्पेशलाइज़्ड लैब में इनकी सीक्वेंसिंग की जा रही है और
अब जो है ये सीक्वेंसिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसे समय में जब बहुत कम केस आ रहे हैं और हमने ज़रा भी लापरवाही बरती और बीच में वायरस ने अपना रूप बदल दिया, तो वो एक जो है ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। तो इस चीज़ में बहुत ध्यान रखा जा रहा है और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पिछले महीने फरवरी के महीने में भारत ने सबसे ज़्यादा वायरसेस की जीनोमिक सीक्वेंसेस की। 1 महीने में 30,000 सैंपल्स को सीक्वेंस किया। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो ये सीक्वेंसिंग है उसको बहुत गंभीरता से और पूरी अटेंशन के साथ इसको किया जाए कि अगर कोई नया वेरिएंट आए। अब रहा जो वैक्सीन्स हैं, अभी तक एक ये अच्छी बात है कि सारी वैक्सीन्स जो भी उपलब्ध हैं इस समय दुनिया में और हमारी अपनी वैक्सीन्स और अभी ये नई वैक्सीन्स भी आ गई हैं। ज़ाइकोवी डी है, कार्बावैक्स है, कोवावैक्स है, ये और हमारी हिंदुस्तान की अपनी आरएनए वैक्सीन भी आने वाली है जिनोवा की। ये सारी वैक्सीन्स अगर संक्रमण से नहीं बचा सकती, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीमारी को गंभीर होने से और मृत्यु होने से बहुत ही प्रभावी ढंग से रोक सकती हैं। तो इस प्रकार से जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन का महत्व आज भी है, कल भी था और ऐसा है कि हमें लगता है कि आगे भी रहेगा। क्योंकि जो वेरिएंट है, वो ऐसा कि जो बेसिक जो बीमारी की गंभीरता को है, ये सारी वैक्सीन्स अच्छी तरीके से टैकल करती हैं। जी। एंटीबॉडी खाली हमें प्रभावी प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता, इसके अलावा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का एक और भी रूप है जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी बहुत अधिक काम करता कारगर है और ख़ास तौर पे गंभीर बीमारी और मृत्यु के लिए अच्छा है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो नेज़ल वैक्सीन है इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि कई और वैक्सीन आने वाली है, इसके अलावा और कौन-सी नई वैक्सीन आने वाले समय में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं? ये नेज़ल वैक्सीन का आपने बहुत अच्छा पूछा और जिस तरीके से ज़ाइकोवी डी दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है, नेज़ल वैक्सीन जो भारत में भारत बायोटेक वाले हैदराबाद में बन रही है, ये दुनिया में पहला अपनी तरह का वैक्सीन है और ये पूर्णतः भारत में विकसित है। हुँ। और इसके बारे में बहुत उत्साह इसलिए है कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को सबसे पहले प्रभावित करता है और हमारे नाक और श्वास की नली से हमारे शरीर में जाता है। तो नेज़ल वैक्सीन में बाकी वैक्सीन की तरह काम कैसे करेगा? प्लस साथ ही साथ ये देखा गया है कि शायद क्योंकि नाक में नेज़ल ड्रॉप की तरह डाला जाता है, हुँ। तो स्थानीय तौर पे प्रतिरोधक एक छतरी-सी बनने की संभावना है। वहाँ पर एक प्रतिरोधक दीवाल बन जाने की संभावना है और इस तरह की वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है कि शायद इस तरह की वैक्सीन आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए एक वरदान की तरह होगी और लेकिन इसके बारे में अभी कुछ टेस्ट और चल रहे हैं और बड़ी जल्दी भारत में ये हमारे लोगों के लिए ये वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। जी। डॉक्टर साहब, क्या किसी खास वेरिएंट को लेकर के, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के भी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है? हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने कि नया वेरिएंट आया है, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 3 कंपनी जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो इस बारे में काम शुरू ऑलरेडी कर दिया है और शायद पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते में उसके बारे में हमारे पहले आंकड़े मिलना शुरू हो जाएँगे। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स और शायद फेज़ 1 के कि मनुष्यों में अगर दिया जाए तो उसकी सेफ्टी वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। तो ये एक जिसको कहते हैं कटिंग एज साइंस की तरफ भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने और वैज्ञानिकों ने अपना कदम बढ़ाया है और उस दिशा में भी हम लोग उतनी तत्परता से काम कर रहे हैं कि इस तरह की वैक्सीन बनाई जा सके कि आगे आने वाले समय में खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही यानी भयंकर जो बहुत गंभीर बीमारी करने वाला वेरिएंट आए, तो उसके प्रति अगर वैक्सीन बनानी पड़े, तो कुछ ही हफ्तों में उस तरह की वैक्सीन बन सके। तो ये उस दिशा में भी
हम लोगों के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य अनुभव रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, अब अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले में कई सारी वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। इसको अगर हम देखें तो लोगों के लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद है, बहुत सारी वैक्सीन का विकल्प होना? तो अब हमारे देश में जैसे कि बिल्कुल ठीक है, 6-7 वैक्सीन्स उपलब्ध रहेंगी और आने वाले समय में 1-2 वैक्सीन और भी जुड़ेंगी। हुँ, और 1-2 वैक्सीन जो अभी अनुसंधान चल रहे हैं कि बूस्टर के तौर पे कौन-सी वैक्सीन बेहतर रहेगी इन सब में, किस अ, किस तबके के लिए यानी किस तरह के वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए कौन-सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, वो हमें पता चलता रहेगा। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत अब अपने लिए ही नहीं, हमने आत्मनिर्भरता का जो एक लक्ष्य बना कर के चले थे, तो वहाँ पर तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपने को अ यहाँ पर सारे भारतीय जनता को पूरा वैक्सीन मिल चुका है, बच्चे रह गए हैं। लेकिन साथ ही साथ बाहर के देशों में जहाँ तक वैक्सीन चाहिए उनके लिए भी इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, तो आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। समय के साथ कुछ विकल्प पहले से बेहतर हो सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने पड़ोसियों को, मित्रों को और बाहर के देशों को भी इन वैक्सीन्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी बच्चों की अगर हम बात करें, आपने जैसे ज़िक्र किया बच्चों का, तो 15 से 18 साल के बच्चों को अभी वैक्सीन दी जा रही है। तो इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनके लिए अभी क्या योजना है? तो एक पहले का ही बात चुकी है कि बच्चों के ऊपर कोविड जो वायरस है, उसका प्रभाव बहुत कम होता है। हुँ, और जैसे-जैसे उम्र कम होती चली जाती है, कोविड का प्रभाव, वायरस का प्रभाव शरीर पे कम होता है। गंभीर बीमारी और मृत्यु होने की संभावना बहुत कम होती चली जाती है। हाँ, अगर बच्चा 1 साल से कम है और उस समय उसको कोविड हो जाए, तो वो गंभीर बीमारी होने की भावना काफ़ी रहती है। और ख़ास तौर में अगर माँ को है और उसी समय प्रसव हुआ और बच्चे को भी हो गया, नवजात शिशु को, तो काफ़ी परेशानी रहती है। लेकिन 1 साल के बाद अ, 18 साल तक के लोगों में इसके कम होता है, लेकिन 18 से 15 जैसे कि अभी इस समय वैक्सीन दिया जा रहा है, हुँ। वो लगभग वयस्कों की तरह उनका व्यवहार रहता है बीमारी इस संक्रमण से। और 12 से 15 और फिर 5 से 12 हुँ, इस बारे में पिछले ओमिक्रॉन के लहर के दौरान और डेल्टा के लहर के दौरान का पूरे आंकड़े देखे जा रहे हैं। खास तौर पे ओमिक्रॉन के दौरान इन बच्चों के साथ जिनको टीका नहीं मिला है, उनके उनके ऊपर बीमारी का, वायरस का कितना असर रहा है देखा जा रहा है। और उसी के आधार पे ये निर्णय लिया जाएगा कि किस उम्र के बच्चों को और अगर वैक्सीन देने की ज़रूरत है, वैक्सिनेशन बच्चों में और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, तो शीघ्र ही इस बारे में कुछ निर्णय लेने की संभावना है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो अब एक सवाल जो लगातार लोगों के मन में भी उठ रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं कि ये जो मास्क और दूसरी सावधानियाँ हम लोग बरत रहे हैं, क्या अब ये अभी भी आगे बरतना इसको ज़रूरी है? क्या इसका कोई इसका कुछ फ़ायदा है? तो जहाँ से हमने शुरुआत करी तो आप वहीं पे दोबारा लेके गए हैं जी। कि आगे आने वाले समय में क्या कोई नया वेरिएंट आ सकता है कि हुँ, नहीं? हुँ। जी। जब तक ये अनिश्चितता रहेगी, तब तक हमको कोरोना अनुरूप व्यवहार बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मुख्य इश्यू ये है कि भीड़-भाड़ से बच के रहना है, सफाई रखना है और मास्क तो मेरे को लगता है कि जीवन का हिस्सा अगर बन जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम सब लोग अपने-अपने हिसाब से मास्क का एक को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले 2 साल में जब मास्क का इस्तेमाल किया गया है,
तो बच्चों में भी और बड़ों में भी जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, उसमें कमी आई है। और तो ये खाली कोविड से हमें नहीं बचाता, फेफड़ों की बाकी बीमारियों से भी बचाता है। तो ये जो मास्क लगाना है, ये मेरे को लगता है हमें अपने संस्कृति का और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। सफाई भी उतनी ज़रूरी है। और ये जो भीड़-भाड़ है, आपने देखा है धीरे-धीरे उसके बारे में थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत एडवाइज़ेबल रहेगा कि बहुत भीड़-भाड़ के एरिया में हम ना जाएँ। उस समय मास्क लगना बहुत ज़रूरी है। और अग जब भी हम घर वापिस आएँ या कहीं पे हमें जगह मिले, तो अपने हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब ये जो बात आपने बताई, ये संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर एक बार फिर से पूछा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो शुक्रिया। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।